मनीष कश्यप को 11 अप्रैल को भी बेल नहीं मिली। जिस तरह से इस मामले को घुमाया जा रहा है, जिस तरह से इसे कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है जजों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते कि मनीष कश्यप को बेल मिले। अब देखिए, मनीष कश्यप के अगेंस्ट में तमिलनाडु सरकार ने कपिल सिब्बल को उतार दिया। तो पहले ये देख लेते हैं कि मनीष कश्यप के वकील क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्या हुआ सिंह साहब, मनीष कश्यप को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में? आज मनीष कश्यप को डिवीज़न बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार, ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है कि वो इस पर जवाब दें, अपना रिप्लाई दें, काउंटर एफिडेविट दें, जिससे पता चले कि जो हमारी बातें हैं उनमें क्या क्या बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है, बिहार सरकार क्या कह रही है, कितने झूठे लगाए और कितने, क्योंकि ये बात निकल कर आई जब कपिल सिब्बल जी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी जब पेश हुए तमिलनाडु सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्लब होने वाला मामला नहीं है, एक जैसी एफआईआर नहीं है, सब एफआईआर अलग अलग हैं, सबके यूआरएल नंबर अलग अलग हैं, सब चीज़ें अलग अलग वायरल की गई हैं, सबका कंटेंट्स अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग फैक्ट हैं, तथ्य हैं, तो इसका मतलब अलग अलग हैं। उन्होंने कहा इन एफआईआरों से पहले भी 8-9 एफआईआर हो चुकी हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा सबकी आप डिटेल दीजिए और सब चीज़ें फाइल कीजिए, अपने काउंटर एफिडेविट में फाइल कर दिए, जिससे पता चल सके। अब उसी दौरान विषय ये है कि एनएसए लगा दिया गया। एनएसए का मतलब एक पत्रकार पर नहीं बनता है। एनएसए देखिए, और वो सैनिक का बेटा है, मनीष कश्यप एक सैनिक का बेटा है, और सैनिक के बेटे में सैनिक का खून इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे पैदा हुआ? वो आपके साथ 1 महीने से पुलिस कस्टडी में है, आपके रिमांड पर है, आपकी जुडिशियल कस्टडी में है, उसके बाद वो कैसे खतरा पैदा हो जाएगा? आपने किससे बात कराई उसकी, किसका फ़ोन दिया, किसका फ़ोन लिया, किसका मैसेज किया, किसको व्हाट्सअप किया, किसको वीडियो कॉलिंग की, कौन मिला आके, क्या हुआ क्या नहीं, तो स्टेट बताएगा, वो बताएं कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। देखिए, आज हमारा केस सुना गया है माननीय न्यायालय के समक्ष, और जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें यूनियन ऑफ इंडिया है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ बिहार, उनको नोटिस इशू कर दिया गया है, उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया है। तो अभी वो लोग रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके बाद उच्चतम न्यायालय इस पर फैसला देगा। सर, सुनवाई किन मामलों में पहले हो रही है? एनएसए में हो रही है, जो बाकी धाराएं लगी हैं उनमें पहले सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मूल्यतः जो हमारी पिटिशन है वो क्लबिंग के लिए है। क्लबिंग के लिए उन सारी एफआईआर्स जो कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है, स्टेट ऑफ बिहार में है, और उसमें अब क्योंकि एनएसए जुड़ गया है तो एनएसए भी उसी में ही सुना जाएगा। तो अलग अलग मामलों पे सुनवाई नहीं हो रही है, इन सब एफआईआर्स को कंसोलिडेट कर क्लब कर स्टेट ऑफ बिहार में भिजवाने के ऊपर सुनवाई हो रही है। तो उसी मुद्दे के ऊपर न्यायालय सुनेगा और फैसला देगा। सर, एक सवाल और सामने आ रहा है कि कपिल सिब्बल सामने से आ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? जी, कपिल सिब्बल साहब पेश हुए थे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए पेश हुए थे, और वो हम अपोज कर रहे थे इस पिटिशन को हमारे खिलाफ। तो ठीक है, कोर्ट में एज एन एडवोकेट ही अपीयर, तो वो उनका काम है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये हमारा एक रूटीन मैटर है। इस तरह के नोन फेसेस रेगुलरली कोर्ट में अपीयर होते हैं, हमारे खिलाफ अपीयर होते हैं, कई बार हम उनके खिलाफ अपीयर होते हैं, तो इसमें हमारे लिए कुछ ऐसा नया नहीं है। ठीक है, बाकी जो है मेरिट्स हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, सुनेगा। आज भी सुना और सुनने के बाद नोटिस कर दिया है, तो और आगे भी सुनेगा। सर, क्या लग रहा है कितनी तारीखों के बाद राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा कहना पाना बहुत मुश्किल है कि कैलकुलेशन करके हम बता दें कि 4 तारीख में, 5 तारीख में ऐसा हो जाएगा, बट क्योंकि अब विचाराधीन मामला है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते थे, मनीष कश्यप केस की आज सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ, बातचीत करेंगे। एडवोकेट एपी सिंह जी हमारे साथ है। वकील साहब, आज क्या हुआ सुनवाई में? कल तो टल गई थी। आज सुनवाई हुई है, डबल बेंच ने, जो कल वाली बेंच थी उन्होंने सुनवाई हुई है, और सुनवाई बहुत अच्छी तरह हुई। और सुनवाई में साफ बात ये निकल के आई है कि यूआरएल नंबर हमारा था ये कि सब एफआईआरें एक ट्विटर पे हुई हैं, अलग अलग राज्यों में हुई हैं, अलग अलग जनपद में हुई, लेकिन ऐसा वो नहीं कह रहे। स्टेट कह रहा है कि यूआरएल नंबर अलग है, सबकी अलग अलग है, कंटेंट्स अलग हैं, ग्राउंड्स अलग हैं, और इन एफआईआरों से पहले भी 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और उसके बाद भी ऐसा करते रहे मनीष कश्यप के लिए, उन्होंने कहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब देखिए, एक सरकार प्राइवेट वकील को हायर करती है ताकि मनीष कश्यप को बेल ना मिले। क्यों? सरकार के पास सरकारी वकील नहीं है क्या जो मनीष कश्यप को बेल के लिए रोक सकते हैं?
अब देखिए, लोगों का पैसा एक प्राइवेट वकील पर खर्च किया जाता है, जबकि उनके पास सरकारी वकील अवेलेबल होते हैं कि वो केस लड़ सकें। लेकिन अब देखिए किस तरह की राजनीति खेली जा रही है। कपिल सिब्बल को इसलिए उठाया गया क्योंकि सबको पता है कि कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं और कुछ दिन तक तो वो जरूर ही उसमें अड़चन खड़ा कर सकते हैं। तो वही हुआ मनीष कश्यप के साथ। अब 21 तारीख को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि सब लोग जो भी क्या कहते हैं स्टेट में, बिहार और तमिलनाडु में जो केसेस हैं उनको क्लब क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका उनसे नोटिस में जवाब मांगा है और सब चीज़ें मांगी गई है कि किस किस तरह से आप सफाई पेश कीजिए कि क्यों इसे बेल ना मिले, इस तरह की चीज़ें। अब कपिल सिब्बल उतारने का मतलब ही था कि मनीष कश्यप को बेल नहीं मिलना चाहिए, और वही हुआ। कपिल सिब्बल के उतरते ही मनीष कश्यप को बेल नहीं मिला। शायद उनको डर था कहीं अगर तमिलनाडु के सरकारी वकील अगर ये केस लड़ते तो हो सकता था कि बेल मिल जाता, क्योंकि कपिल सिब्बल माने जाते हैं कि बहुत बड़े वकील हैं और ऐसे में वकील भी वो बहुत बड़े हैं, ये कोई नकार नहीं सकता। तो इसका प्रभाव जजों पर पड़ता है। जब वो किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव, मतलब जो जज बैठे हुए हैं, क्योंकि जज से, वकील से ही तो लोग जज बनते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जजों पर पड़ता है कि अरे इतने जाने माने वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, तो उस चीज़ को वो लोग डिले कर देते हैं। जो मतलब आज के आज फैसला हो जाना चाहिए था, या क्या कहते हैं आज मिल जाना चाहिए था बेल, वो अब 21 तारीख के बाद अब एक डेट आएगा, उसके बाद बेल होगा। मुझे तो पहले से ही लग रहा था इस मामले में मनीष कश्यप को कोई नहीं सुनेगा, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसे लटकाना है वो लोग लटका के रखेंगे। शायद ये तेजस्वी ने कहा होगा कि आप कपिल सिब्बल को, तमिलनाडु सरकार को बोला होगा कि आप अपना वकील रखिए, प्रेजेंट कीजिए केस को, क्योंकि वकीलों का प्रभाव पड़ता है। अब उतना बड़ा वकील उसके सामने खड़ा होगा उस बंदे का केस लड़ने के लिए, एक यूट्यूबर का केस लड़ने के लिए। अब सोचिए, एक यूट्यूबर पत्रकार का केस लड़ने के लिए अब उतने बड़े वकील को तमिलनाडु की सरकार जनता के पैसे उसको दे रही है। अब वो केस लड़ेंगे तो उन लोगों की फी मुश्किल से कम 20-22 लाख एक हियरिंग की होती है। अब जो 22 लाख एक हियरिंग के लेता हो तो वह इतनी आसानी से तो किसी को बेल लेने देगा नहीं। अब 22 लाख में कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी कि वो मनीष कश्यप को बेल ना लेने दे। अब क्या जरूरत थी सरकार को, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी, और मनीष कश्यप कौन सा ऐसा खतरा हो गया था इस देश के लिए कि उसके ऊपर NSA लगा दिया। चलो NSA लगा दिया, लेकिन आप पब्लिक का पैसा एक वकील पर खर्च करते हैं, जबकि आपके पास अपना सरकारी वकील होता है, लेकिन फिर भी आप प्राइवेट वकील हायर करते हैं ताकि आप उस बंदे को रोक सकें जो आपके विचारधारा से प्रभावित नहीं, वो किसी और विचारधारा, किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। शायद आप इसलिए उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि आपको इस बात का डर हो रहा है, और डर कहीं ना कहीं तो है डर। अगर डर नहीं होता तो इस तरह का कारनामा किया ही नहीं जाता कि कपिल सिब्बल को कोई लाके एक यूट्यूबर के अगेंस्ट केस लड़ने के लिए कपिल सिब्बल को खड़ा कर दे। ऐसा नहीं कि कपिल सिब्बल लड़ते रहेंगे तो उनको बेल नहीं मिलेगा, बस उस चीज़ को डिले कराया जा रहा है। बाकी तो कपिल सिब्बल रहे या कोई भी रहे, बेल तो मिलना उनका हक है और मिलेगा। तो वही होगा कि आज मिलना होता तो अब 1 महीने के बाद मिलेगा, फिर हियरिंग होगी, फिर हो सकता है उसमें कोई अड़चन पैदा करे, कुछ इस तरह का। और वो कह रहे थे कि सारे केस अलग अलग हैं इसलिए उसे क्लब नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, केस को आप क्लब नहीं कर सकते, आप बेल दे दो पहले, उसके बाद आप हियरिंग करते रहना, जो होगा वहाँ पे देखा जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है ही। लेकिन नहीं, पहले उस बंदे को पकड़ के रखना है क्योंकि वो बम धमाका करने वाला था जल्दी ही। और जिस तरह से लश्कर-ए-तैयबा, ISI या इन सब ISIS के जो आतंकवादी होते हैं, उस तरह जो भारत में अटैक करते हैं, जवान मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, शायद ये भी बाहर निकल के कुछ वैसा ही कर देता। तेजस्वी पे शायद तेजस्वी के घर पे बम फोड़ देता, ये भी हो सकता था। बम फोड़ने के बाद तेजस्वी सहित लालू यादव सारे उड़ जाते, ऐसा भी वही मन में चल रहा होगा ना। हाँ, इसलिए NSA लगाया गया, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। आज तक आपने सुना किसी सैनिक का बेटा या सैनिक भारत के लिए सुरक्षा खड़ा कर रहा हो? बहुत कम केसेस में आपने सुने होंगे, बहुत कम। वो भी एक खास धर्म के लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। बात तो वही ना भाई, अगर खास धर्म के होते तो अभी तक बेल मिल गई होती। इस तरह से न सुप्रीम कोर्ट करता, न हाई कोर्ट करता, न सो कॉल्ड लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए, न इस तरह की बातें होती। कहीं इस तरह की बातें नहीं होती, बस आते बेल ग्रांटेड होता, आंख मूंद के बेल दे दिए गए होते जज साहब के द्वारा। उतना पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है और सब केसेस में। हालांकि अगर मनीष कश्यप का केस हो या काजल हिंदुस्तानी का केस हो तो पढ़ना पड़ता है, वकीलों को, जजों को भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर मोहम्मद जुबैर का केस होगा तो वकीलों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना जजों को भी पढ़ना पड़ेगा।
वो तो पहले से ही मन बना के आते हैं कि आज इसका बेल ग्रांटेड कर ही देना है। वही काजल हिंदुस्तानी को इधर उधर घुमाया जा रहा है, उसे बेल नहीं मिल रहा है। कल तक आज मतलब 11 तारीख तक उसे भी बेल नहीं मिला था। अब कल देखिए 12 तारीख को क्या होता है। बाकी जो भी देश के साथ खड़ा रहेगा, तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो चाहते हैं कि लोगों को भ्रामक जाल में फंसा के रखा जाए। और वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना गिर सकता है ये सत्ता, ये तो आप देख ही रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, किस तरह से मुस्लिमों का वोट पाने के लिए क्या क्या किया जाता है इस देश में, वो तो आप सबको नज़र आता होगा कि कौन किसका वोट लेना चाहता है। अभी बिहार में देख लीजिए किस तरह की चीज़ें की जा रही है, सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है हिंदुओं का वोट तो मिलेगा ही। एक जो वर्ग है, मेरा कास्ट है, वो तो मुझे सपोर्ट करा ही, चाहे मैं मुस्लिमों का हितैषी बनूँ या ना बनूँ, वो तो मुझे सपोर्ट करेगा। अब मुझे चाहिए मुस्लिमों का वोट। अब मुस्लिमों का वोट के लिए कम से कम कुछ तो दिखाना पड़ेगा, मुस्लिम का हितैषी तो बनना पड़ेगा। और पहला अधिकार तो खासकर मुस्लिमों का है इस देश पे, तो उस हिसाब से पहले अधिकार के चलते उनके साथ ये सब चीज़ें की जाती है। आपने देखा बिहार शरीफ में किस तरह से हिंदू संगठन के लोगों पर कार्रवाई की जाती है। 15 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें सिर्फ 5 लोगों को पकड़ा गया, वो हिंदू समाज से, और 10 लोगों का तो पता ही नहीं है। बिहार पुलिस ये भी बताने का कष्ट नहीं कर रही कि वो 10 लोग कौन हैं जिन्हें पकड़ा जाएगा, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हो सकता है सो कॉल्ड मजहब से हों, इसलिए ना बिहार पुलिस उसका नाम बाहर नहीं निकाल पा रही है। नहीं तो उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा लेटर लिखा, उसके बाद उसमें सबका नाम बताया कि किस किस तरह से चीज़ें हुई थी, किसके ऊपर कौन सी धाराएं हैं, सब मिला के तब वहाँ पर वो भेजा उन्होंने, और उन लोगों को पकड़ा गया। और देखिए कितनी जल्दी में कुर्की की व्यवस्था कर दी जाती है। जो 150 करोड़ एक टाइम से लूट के बैठा है लोगों का, 4 लाख की ज़मीन 150 करोड़ रहती है, स्कैम करता है, उसके घर पे कुर्की नहीं होती है। लेकिन जिसको फंसाया जाता है एक मामले के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, उसके घर पे पहले कुर्की होती है ताकि वो सरेंडर करे। अब सोचिए किस लेवल की प्लानिंग चल रही है। इस बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में तो एक प्लानिंग चल ही रही है। आपने अभी बंगाल में देखा, बंगाल में भी यही है, उसी तरह की प्लानिंग बिहार में भी चल रही है कहीं ना कहीं। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं न्यूज़ क्रिएटर के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।